रेलवे स्टेशन पर तीखे कड़ी चावल बेचने वाली सास बहू। अनीता, कितनी देर लगेगी नाश्ता तैयार होने में? हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अरे तुम दोनों बाप बेटों को हमेशा भूख ही लगती रहती है क्या? 2 मिनट रुको, बहू ने नाश्ता बना ही लिया है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, खाना बन गया है, मैं लेकर आ रही हूँ। मिडिल क्लास परिवार की बहू अनीता रसोई में अपने परिवार के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है और अपने बनाए सारे पकवान लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर सभी को परोसती है। वाह अनीता वाह, दिन पर दिन तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बढ़ता जा रहा है। बहू, तू तो हम लोगों की आदत खराब करके ही मानेगी। कहाँ तेरी सास हमें रूखा सूखा खिलाकर काम पर भेजा करती थी, और जब से तू आई है 2-3 तरह की सब्जी, साथ में बढ़िया रोटी, पूरी, पराठे और ऊपर से 2 मिठाई तो पक्का बनाती है। पापा जी, आप दोनों इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे में अच्छा खाना पीना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए मैं आप सबकी पसंद की हर चीज बनाती हूँ, और ज्यादा थोड़ी है, बस थोड़ा सा ही है। पूरा परिवार अनीता के हाथों का बनाया स्वादिष्ट खाना खाता है और फिर कुछ देर के बाद रामलाल अपनी स्टेशन मास्टर की ड्यूटी के लिए और अरुण अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अनीता रसोई में दोपहर का खाना बना रही होती है। आज मैं अपने परिवार के लिए और भी जायकेदार और बढ़िया खाना बनाऊंगी, पर रसोई में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अचानक अनीता का मन खराब होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी शारदा रसोई में आती है और बेहोश अनीता को जमीन पर गिरने से बचा लेती है। अनीता बहू उठ। अनीता बहू, तुझे क्या हुआ? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पड़ोस की औरतों से मदद लेनी पड़ेगी। बुजुर्ग शारदा किसी तरह अनीता को सहारा देकर हॉल में लेकर आती है। उसे सोफे पर लिटाकर घर के बाहर आकर पड़ोस की कुछ औरतों को मदद के लिए बुलाकर लाती है, जिसके बाद गंगा देवी अनीता के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर अनीता को होश में लाती हैं। अरे शारदा, तू क्या देर उम्र में बच्चों की तरह घबरा रही है? नई नई शादी हुई है, अब ये सब सिलसिला चलता रहेगा, जरा पूछने दे। बहू तो बेहोश कैसे हुई? पता नहीं अम्मा, मैं तो आराम से खाना बना रही थी, अचानक आंखों के सामने काला अंधेरा सा छा गया। अच्छा ये बता, जीभ मचलाता है क्या? जीभ का स्वाद अपने आप बदल जाता होगा, रातों में पाँव में खुजली होती होगी, अचानक से नहाने का मन करता होगा। अम्मा, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई ना मुझे? क्योंकि ये सब होता है, ये किस बीमारी के लक्षण है? अरे बहू, ये वो बीमारी के लक्षण है जिसके बिना हर औरत अधूरी है। तू माँ बनने वाली है। शारदा, तू अपने घर के मर्दों को बता दे कि तू दादी बनने वाली है, और हमारा मुंह भी मीठा करवा। अनीता अरुण को, वहीं शारदा रामलाल को फोन करके खुशखबरी सुनाती है। सच में? अरे मैं अभी ऑफिस से निकलकर घर आता हूँ यार। अरे रुक जाइए, आपका बच्चा मेरे पेट से कहीं भागा नहीं जा रहा है। आराम से शाम को ही आइए, पर जल्दी आइएगा। जिसके बाद शारदा अपने हाथों से खीर खिलाकर सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा करवाती है। ऐसे ही शाम होती है। रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे स्टेशन मास्टर रामलाल अरुण को फोन करते हैं। बेटा, ऑफिस से घर के लिए निकल गया क्या? नहीं पापा, अभी ऑफिस की पार्किंग में हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। बेटा, मैं 36 नंबर सिग्नल के पास खड़ा तेरा इंतजार करूंगा, वहीं आ जाना। आज दोनों बाप बेटे साथ में घर चलेंगे, ठीक है? रामलाल रेलवे स्टेशन से निकलकर 36 नंबर ट्रैफिक सिग्नल के पास आता है। वहीं अरुण भी सिग्नल पर पहुंचकर रामलाल को अपनी बाइक पर बिठा लेता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अरुण बेटा, अब बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। हाँ पापा, मैं अनीता का पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे जब मैं जन्म लेने वाला था तब आप मम्मी का ख्याल कैसे रखते थे? क्या खिलाते पिलाते थे मम्मी को? अरे पगले, उस जमाने का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है बेटा। बस तुझे बहू को खुश रखना है और अच्छा सेहतमंद खाना खिलाना है। रामलाल और अरुण बातें करते करते घर की ओर जा ही रहे होते हैं कि बातचीत के दौरान अरुण बार बार अपना चेहरा रामलाल की तरफ मोड़कर बात करता रहता है। तभी अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक से अरुण और रामलाल की जोरदार टक्कर हो जाती है। लहूलुहान बाप बेटे को देख आसपास के लोग दौड़कर तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में, देखिए मम्मी जी, मैंने इनसे कहा था कि समय पर आ जाना, पर ये आज तो इंतजार करवा रहे हैं। अरे बहू, थोड़ा सब्र कर, आने को तो तेरे पापा जी भी अभी तक नहीं आए हैं और ना ही उनका फोन लग रहा है। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि हम औरतों को कुछ अनहोनी का पहले से आभास होने लगता है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है।
अनीता और शारदा हॉल में बैठकर रामलाल और अरुण का इंतजार करने लगती हैं। तभी अनीता के मोबाइल की घंटी बजती है। जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं सिटी अस्पताल से डॉक्टर मिथिलेश बोल रहा हूँ। रामलाल जी और अरुण का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। आप लोग प्लीज तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए। क्या एक्सीडेंट? अपने घर के मर्दों के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही अनीता और शारदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों सास बहू बिना एक पल गंवाए तुरंत अस्पताल पहुंचती हैं और कांपते कदमों से रामलाल और अरुण के वार्ड में झांकती हुई, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुबह तो दोनों हंसते मुस्कुराते घर से निकले थे। डॉक्टर, मेरे पति और ससुर जी कैसे हैं? क्या हुआ है? अरुण जी के स्पाइनल कॉर्ड और रामलाल जी के सर में गहरी चोट लगी है। फिलहाल तो देखिए दोनों ही कोमा में हैं और आप लोग घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अस्पताल की फीस भर दीजिए बस। डॉक्टर, कितनी फीस भरनी होगी? फिलहाल 20 लाख रुपए लगेंगे, इसके बाद भी कुछ और पैसे लग सकते हैं। आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। 20 लाख रुपए? हम मिडिल क्लास परिवार 20 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? पापा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका इलाज तो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। हमें आधे पैसे ही जुटाने होंगे। रात बीतती, अगली सुबह शारदा रामलाल के मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम करती है, लेकिन सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से क्लेम रद्द हो जाता है और शारदा निराश होकर घर लौट जाती है। बहू, बैंक वालों ने मुझे सड़क पर लगे कैमरों की वीडियो दिखाई कि दोनों बाप बेटे बाइक चलाते हुए बातें कर रहे थे और सड़क पर ध्यान नहीं था, इसलिए इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। माँ जी, हमारे इस घर को संभालने वाले कैसे ठीक होंगे? हम इनका इलाज कैसे करवाएंगे? अगर अरुण को कुछ हो गया तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा? बहू, मैंने सोच लिया है, अपने पति का बनाया ये घर हम बेच देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। सभी रिश्तेदारों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। दोनों सास बहू घर बेचने के लिए भी तैयार हो जाती हैं और ब्याज पर पैसे देने वाले धनंजय के पास पहुंचती हैं। धनंजय जी, हमें अपना घर बेचना है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोई खरीदार ढूंढकर उसे बेच सके। हमारे घर के मर्द अस्पताल में भर्ती है, हमें तुरंत पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या जमीन का ब्रोकर हूँ जो तुम दोनों मेरे पास आई हो? किसी जमीन के ब्रोकर के पास जाओ भाई। अगर हम किसी जमीन के ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो भी तुरंत हमारी जमीन के पैसे नहीं दे सकता। हमें अभी और इसी वक्त पैसों की जरूरत है। ये हमारे घर के कागजात है, ये रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। अरे आड़े तिरछे काम तो मैं करता ही नहीं हूँ। न जाने तुम्हारा घर कितने में बिके या न बिके। वैसे कितने का घर है तुम्हारा? 25 लाख रुपए का है। ठीक है, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, बोलो मंजूर है? 20 लाख रुपए? अगर आप इसे आगे बेचेंगे तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो फिर आगे ले जाकर बेच लो और अच्छे से अपने घर के मर्दों का इलाज करवा लेना। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें अभी पैसे की जरूरत है। 20 लाख रुपए ही दे दीजिए। जिसके बाद पैसे लेकर दोनों सास बहू अस्पताल पहुंचती हैं और फीस जमा करवाकर अरुण और रामलाल का इलाज शुरू करवाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा शहर के एक देहाती इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेती है। झोपड़ी के एडवांस का इंतजाम अरुण और रामलाल के बैंक के पैसे से हो जाता है। ऐसे ही ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक इलाज चलता है और 1 हफ्ते के बाद अरुण और रामलाल को जब होश आता है, अनीता मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मदद करने की जगह मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया यार। चुप करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना परिवार कभी बोझ नहीं बनता। तुम दोनों ने हमारे इलाज के पैसे कैसे जमा किए? आपका कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी है समाज में। हमें आसानी से पैसे मिल गए। अब बस आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम आपको घर लेकर जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। दोनों सास बहू अरुण और रामलाल के घर बिकने की सच्चाई छिपाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता और शारदा अपने सारे गहने बेचकर अस्पताल के बाकी खर्च का इंतजाम करती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक रात अरुण और रामलाल दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरा सही से चेक कीजिए। मेरे अरुण और पापा जी बिल्कुल ठीक है। अरुण ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी घर लौटेगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर चेक कीजिए। हमें पता है वो लोग हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भगवान, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो हमारे बच्चे ने इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है।
अरुण उठिए ना, देखिए मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ, बस एक बार आंखें खोल दीजिए। हे जी, देखो ना, तुम्हारी बहू और मैं दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उठ जाओ। देखिए, रोइए मत, धैर्य रखिए। जो होना था वो तो अब हो चुका है। अब रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए, मैं अस्पताल की तरफ से शमशान घाट तक जाने की व्यवस्था करवा देता हूँ। अरुण और रामलाल के अंतिम संस्कार में कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है। वहीं दोनों सास बहू अस्पताल की गाड़ी में अरुण और रामलाल को अस्पताल से सीधे शमशान घाट लेकर आती हैं और विधि विधान से अंतिम संस्कार करती हैं। अंतिम संस्कार में दोनों के पास बचे हुए थोड़े से पैसे भी खत्म हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद शारदा और अनीता अपनी छोटी सी झोपड़ी में गुमसुम बैठी होती हैं। माँ जी, मैं जानती हूँ आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, पर पिछले कई दिनों से आप भूखी है। इस उम्र में इतने दिनों तक भूखा रहना आपके लिए सही नहीं है। आप कुछ खा लीजिए। बहू, मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा। माँ जी, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम दोनों अगर हिम्मत हार गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हिम्मत भी आखिर कब तक रखो बहू? पति चला गया, बेटा चला गया, घर चला गया, भगवान ने एक साथ सब कुछ छीन लिया। माँ जी, अभी आपका होने वाला पोता या पोती हमारे साथ है, हमें उसके लिए मजबूत बनना होगा। हाँ बहू, शायद तू ठीक कह रही है। अब जो भी कहना है इस बच्चे के लिए ही करना है। वैसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनीता को गर्भवती हुए 3 महीने हो चुके थे और आज झोपड़ी में आखिरी राशन भी खत्म हो चुका था। बहू, हमें काम ढूंढना होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? हाँ माँ जी, बच्चे के आने से पहले हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अगले दिन दोनों सास बहू काम की तलाश में बाजार पहुंचती हैं और एक दुकान पर जाकर काम मांगती हैं। अरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, और अगर है भी तो तुम दोनों से नहीं होगा। जाओ जाओ, यहाँ से मेरा समय खराब मत करो, जाओ। भाई साहब, कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए। कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे कोई काम नहीं करवाना, जाओ। पूरा दिन भटकने के बाद भी दोनों को कोई काम नहीं मिलता है। वहीं थकी हुई दोनों सास बहू शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आती हैं। माँ जी, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे की वजह से और ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे भी भूख लगी है बहू, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। दोनों सास बहू भूखे पेट सो जाती हैं और रोज काम की तलाश में निकलती हैं, लेकिन हर जगह से निराश होकर घर लौटती हैं। ऐसे ही एक दिन काम ढूंढते हुए अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। शारदा और अनीता भागकर कांति के घर की बालकनी के नीचे खड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, गर्मी के मौसम में ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। बहू, तुझे बारिश अच्छी लग रही है और मुझे चिंता हो रही है। आज भी हमें कहीं काम नहीं मिला और बारिश में कौन काम देगा? कभी कभी लगता है भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। दोनों सास बहू के ऊपर बालकनी से कांति कीड़े लगे चावल फेंकने आती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बारिश से बचने के लिए खड़ी है बहन। क्या आप ये कीड़े लगे चावल फेंकने वाली हैं? अगर हाँ तो इन चावल को फेंकने से अच्छा हमें दे दीजिए। लो लो, पर ये कीड़े लगे चावल क्या करोगी? हम चावल से कीड़े निकाल कर चावल बना लेंगे। अच्छा ले जाओ, और सुनो, कल रात की थोड़ी दही भी बची हुई है, वो भी ले जाओ। बहुत धन्यवाद बहन। कुछ देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। शारदा और अनीता चावल और दही लेकर अपनी झोपड़ी लौट आती हैं। बहू देखना, इन चावलों को अच्छे से साफ करके बढ़िया खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, आज तो कई दिनों बाद पेट भर कर खाना मिलेगा। शारदा चावलों को बीन बीन कर साफ करती है और उसमें से कीड़े निकाल देती है। वहीं अनीता खट्टी दही में मसाले और थोड़ा सा मीठा मिलाकर उसे स्वादिष्ट कढ़ी बनाने की तैयारी करती है। माँ जी, आज ऐसी कढ़ी बनाऊंगी कि मन खुश हो जाएगा। छोटी सी झोपड़ी में कई दिनों के बाद खाना बनने की खुशबू फैलने लगती है। बहू, एक समय वो भी था जब घर में इतना खाना बनता था कि मैं तुमसे कहती थी कि इतना खाना क्यों बना रही है, और आज देख, कढ़ी और चावल खाकर ही मन को समझाना पड़ेगा। अनीता और शारदा खाना खाने से पहले भगवान को याद करती हैं। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर शांति आती है। अरे बहन, मुझे मेरे घर तक तुम्हारे घर में बन रहे कढ़ी चावलों की खुशबू आई, इसलिए मैं भागी चली आई। चाची, आप आराम से बैठिए, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। अनीता एक कटोरी में कढ़ी चावल परोसकर शांति को देती है और दोनों सास बहू खुद भी कढ़ी चावल खाने लगते हैं। अरे बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट कढ़ी तो मैंने कई सालों से नहीं खाई। सच कह रही है क्या? बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाती हो तो मैं रोज खाने आ जाती। काश हम आपको रोज कढ़ी चावल खिला पाते, पर क्या करें, हमें कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। तुम दोनों भी ना अपनी गरीबी का झूठा रोना रोती रहती हो। अगर भगवान ने मुझे इतना अच्छा स्वाद दिया होता तो मैं स्वादिष्ट कढ़ी चावल बेचकर माला माल बन जाती। आप सच कह रही हैं?
बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटी। एक बार लोगों को तेरे हाथों के कड़ी चावल का स्वाद पता चलना चाहिए, फिर लोग दूर दूर से आकर भी तेरे कड़ी चावल खरीदेंगे। इतना कहकर शांति चली जाती है। माँ जी, मुझे लगता है शांति चाची सही कह रही थी। हमें अपनी परिस्थितियाँ सुधारनी है तो हम दोनों सास बहू को कड़ी चावल बेचने पड़ेंगे। पर बहू, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पहले राशन खरीदना पड़ेगा, फिर कटोरी, चम्मच, प्लेट और खाना बनाने का सामान भी लगेगा। माँ जी, गैस चूल्हे की चिंता मत कीजिए, हमारे पास पुराना स्टोव तो है, शुरुआत उसी से कर लेंगे और कल एक बार फिर काम की तलाश में निकलेंगे। अगर काम मिला तो उन्हीं पैसों से कड़ी चावल बेचना शुरू करेंगे। अगले दिन दोनों सास बहू काम की तलाश में चावलों के गोदाम में पहुंचती हैं, जहां गाड़ी से चावल खाली हो रहे होते हैं। दोनों सास बहू मिलकर किसी तरह थोड़े बोरे उठाती हैं और फिर उससे मिले पैसे से कड़ी चावल बनाने का सामान खरीद लेती हैं। और अगली सुबह दोनों दो बड़े पतीलों में कढ़ी और चावल लेकर बाजार पहुंचती हैं और सड़क किनारे जमीन पर बैठकर, आइए आइए, स्वादिष्ट कड़ी चावल खाइए। गर्मा गर्म कड़ी चावल, आइए, ताजा कड़ी चावल तैयार है। अरे, जमीन पर बैठकर कड़ी चावल बेच रहे हैं, पता नहीं कैसा बना होगा। मैं तो ऐसी जगह से खाना नहीं खरीदूंगी। मैं भी नहीं, चलो यहाँ से। बहू, लगता है किसी को हमारे स्वाद पर भरोसा ही नहीं है। माँ जी, हिम्मत मत हारिए, एक न एक दिन लोग जरूर हमारे खाने का स्वाद पहचानेंगे। शाम होते ही दोनों सास बहू बिना एक प्लेट कढ़ी चावल बेचे निराश होकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आती हैं। दिन भर ना बिके कढ़ी चावल को दोनों रात के खाने में खाती हैं। फिर अगली सुबह सास बहू फिर से काम की तलाश में निकलती हैं। दोनों उसी गोदाम में बोरे उठाने और रखने का काम करती हैं और पूरे दिन मेहनत के बाद जो थोड़े पैसे मिलते हैं उससे फिर कढ़ी चावल बनाने का सामान खरीदती हैं और बाजार पहुंच जाती हैं। आइए, गर्मा गर्म कड़ी चावल खाइए। स्वादिष्ट कड़ी चावल तैयार है, आइए। अनीता और शारदा ग्राहकों को बुलाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन आज भी कोई ग्राहक कढ़ी चावल नहीं खरीदता। ऐसे ही शाम तक दोनों पतीले वैसे ही भरे रहते हैं। बहू, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा लेने पर तुले हैं। माँ जी, आज तो गोदाम में काम करते हुए भी बहुत कमजोरी लग रही थी। बहू, क्योंकि 3 महीने का बच्चा है इसीलिए। कभी कभी लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं किस्मत उतनी ही दूर भाग जाती है। अगर अरुण और रामलाल जी होते तो हमें इस तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता। माँ जी, उनकी याद मत दिलाइए, आज वैसे ही दिल बहुत भारी है। जिसके बाद घर लौटते समय दोनों सास बहू की आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे ही एक शाम अपने दरवाजे पर निराश बैठी सास बहू को साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में तैयार शांति दिखती है। अरे वाह शांति बहन, आज तो बड़ी तैयार हुई हो। ऐसे तो तुम कभी तैयार नहीं होती। बहन, आज बहुत सालों बाद मेरे पति और बेटे छुट्टी पर घर लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़ी भीड़ भाड़ होती है, इसलिए उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। मम्मी जी, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती बहू? मम्मी जी, हम रेगिस्तान में तड़प रही मछली को छोड़कर समुद्र की मछली को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। मैं कुछ समझी नहीं बहू। माँ जी, रेलवे स्टेशन पर घर के अच्छे खाने की बहुत कमी होती है। वहाँ बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, छात्र, नौकरी करने वाले और दूर दूर से आने जाने वाले लोग आते हैं। मुझे लगता है रेलवे स्टेशन पर हमारे कड़ी चावल जरूर बिकेंगे। बात तो तेरी सही है बहू, लेकिन यहाँ से रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर दूर है। हमें पैदल जाना पड़ेगा, ऊपर से इतना सारा सामान भी ले जाना होगा। चूल्हा, बर्तन, राशन, पतीले, और तू 5 महीने की गर्भवती भी है। मम्मी जी, अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसी भी हो, मैं जाऊंगी। अगली सुबह दोनों सास बहू कड़ी चावल बनाने का सामान, बर्तन और चूल्हा लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ती हैं। लंबा रास्ता और भारी सामान होने की वजह से अनीता को चलने में बहुत परेशानी होती है और अनीता के पेट में दर्द होने लगता है। वहीं किसी तरह दोनों सास बहू सभी सामानों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। बहू, थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं सारा सामान देख लेती हूँ। दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर अपना स्टोव लगाकर बैठ जाती हैं और ग्राहकों का इंतजार करने लगती हैं। वहीं बहुत वक्त बीतने के बाद भी कोई ग्राहक उनके पास नहीं आता। बहू, आज भी एक प्लेट भी कड़ी चावल नहीं बिका। माँ जी, लगता है हमारी किस्मत अभी और परीक्षा लेना चाहती है। शाम ढल जाती है। दोनों सास बहू अपना सामान समेटकर थके कदमों से वापस घर की ओर चल पड़ती हैं। बहू, रेलवे स्टेशन पर भी हमारी कड़ी चावल नहीं बिकी। लगता है हमने बिजनेस ही गलत चुन लिया है। नहीं मम्मी जी, हमने बिजनेस गलत नहीं चुना है। हम तो जाकर चुपचाप बैठ गए थे और आवाज लगाने लगे थे। ऐसे थोड़ी ग्राहक आएंगे। कल हम रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर बेचेंगे और कड़ी चावल पहले से बना कर ले जाएंगे। कोई यात्री हमारा कड़ी चावल बनने तक इंतजार नहीं करेगा। अगली सुबह दोनों सास बहू जल्दी से उठ जाती हैं। वहीं शारदा कड़ी चावल बनाने लगती है तो अनीता सारा सामान तैयार करने लगती है। तभी अनीता को अचानक उल्टी आने लगती है। वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है।
बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, बस थोड़ा चक्कर और उल्टी जैसा लग रहा है। बहू आज तो घर पर ही रह, मैं अकेले रेलवे स्टेशन जाकर कड़ी चावल बेच आती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बहू तू गर्भवती है, इतनी दूर चलने में तुझे तकलीफ होगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों सास बहू कड़ी चावल और सारा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। इस बार दोनों प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ियों के पास घूम घूम कर कड़ी चावल बेचने लगती हैं। कड़ी चावल खाइए, घर के बने शुद्ध कड़ी चावल। गर्मा गर्म कड़ी चावल सिर्फ 25 रुपए में। बहन, कितने रुपए की प्लेट है? 25 रुपए की। अच्छा, एक प्लेट दे दो। अनीता तुरंत प्लेट में कड़ी चावल निकाल कर दे देती है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी कड़ी चावल खरीदने लगते हैं। तभी रेलवे स्टेशन के दूसरे वेंडर वहां पहुंचते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भाई साहब, हम कड़ी चावल बेच रहे हैं। यहाँ हम लोग सालों से खाना बेच रहे हैं। चलो यहाँ से निकलो तुम लोग। आप बेचते हैं तो बेचिए, हम भी बेचेंगे। रेलवे स्टेशन किसी एक का नहीं है। ए, ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, चलो यहाँ से। दूसरे वेंडर धक्के मारकर शारदा और अनीता को रेलवे स्टेशन से निकाल देते हैं। पर दोनों सास बहू दोबारा रेलवे स्टेशन जाकर कड़ी चावल बेचने लगती हैं। पर उनकी कमाई से न फायदा होता है और न ही नुकसान। माँ जी, हमारी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर हम इतनी मेहनत कहीं और करते तो शायद ज्यादा पैसे कमा लेते। यहाँ तो हमारी मेहनत से लगाए हुए पैसे भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। बहू, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में समय लगता है। आज फायदा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, कल जरूर होगा। पर माँ जी, हमारे कड़ी चावल भी तो कोई खास पसंद नहीं कर रहा। बहू, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं दाल नहीं खाया करती थी। फिर मेरी माँ दाल में तड़का लगाने लगी और मुझे तीखी दाल बहुत पसंद आने लगी। मेरी माँ हर चीज में तड़का लगाकर उसे स्वादिष्ट बना देती थी। क्यों ना हम भी अपनी कड़ी में तड़का लगाएं, वो भी ऐसा तीखा तड़का कि लोगों को खाने में मजा आ जाए। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। साधारण स्वाद वाली कड़ी से ज्यादा लोगों को रेलवे स्टेशन की तीखी कड़ी चावल पसंद आएगी। और अगर हम रेलवे स्टेशन पर ही तड़का लगाएंगे तो उनकी खुशबू भी दूर दूर तक जाएगी। अगले दिन हमेशा की तरह दोनों सास बहू अपना सामान लेकर 25 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं और एक नए प्लेटफॉर्म पर बैठकर दोनों अपना स्टोव और बर्तन लगाने लगती हैं। बहू, पहले कड़ी बना लेते हैं। हाँ माँ जी, मैं चावल भी तैयार कर देती हूँ। देखना, आज हमारी कड़ी का स्वाद बदल जाएगा। शारदा एक छोटी सी कढ़ाई में तेल, बारीक कटा लहसुन और मुट्ठी भर लाल मिर्च और कुछ मसाले डालती है। गर्म तेल में मसाले पड़ते ही चटकने की आवाज आने लगती है। कुछ ही पलों में तीखे तड़के की खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म पर फैलने लगती है। यात्रियों का ध्यान धीरे धीरे तीखे कड़ी चावलों पर जाने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। वाह, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है कोई बहुत स्वादिष्ट खाना बना रहा है। अरे, ये खुशबू तो उन कड़ी चावल वालों की तरफ से आ रही है। बहन, जरा हमें भी अपने कड़ी चावल खिलाइए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारी स्पेशल तीखी कड़ी चावल है, एक बार खाइएगा, बार बार आइएगा, सिर्फ 25 रुपए में। अनीता सभी को प्लेट में तीखे कड़ी चावल परोस कर देती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। अरे बाप रे, कितना तीखा है। यार, तीखा जरूर है लेकिन स्वाद तो कमाल का है। मुझे तो बहुत मजा आ गया, जरा थोड़ी और दीजिए। मेरे लिए भी एक और प्लेट लगा दीजिए। अभी देती हूँ। धीरे धीरे लोगों को देखकर और भी यात्री वहां आने लगते हैं। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन की तीखी कड़ी चावल खाने वालों की भीड़ लग जाती है। वहीं इतनी भीड़ देखकर आरपीएफ की टीम वहां पहुंच जाती है। ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? साहब, हम कड़ी चावल बेच रहे हैं। तुम लोग यहाँ कड़ी चावल नहीं बेच सकते। तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा कर ली है, साथ में गर्भवती औरत भी है। तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा कर ली है और देखो, तुम्हारे साथ में गर्भवती औरत है। सिर्फ इसी वजह से समझाकर छोड़ रहा हूँ, वरना कार्रवाई करनी पड़ती। अब चलो, जाओ यहाँ से। सीआरपीएफ की टीम अनीता और शारदा को वहां से हटा देती है, लेकिन दोनों सास बहू हार नहीं मानती और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाती हैं। तीखे तीखे कड़ी चावल, घर के बने स्वादिष्ट तीखे कड़ी चावल, आइए कड़ी चावल खाइए। शांत हो जा बहू, तेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। रेलवे स्टेशन पर इतना शोर है कि तेरी आवाज दब जा रही है और फालतू में तेरे बच्चे पर भी जोर पड़ेगा। अनीता और शारदा ट्रेन की खिड़कियों से अपने तीखे कड़ी चावल बेचने लगती हैं। ऐसे ही पहली बार दोपहर होने से पहले ही दोनों सास बहू के सारे कड़ी चावल बिक जाते हैं। माँ जी, आज तो सारे कड़ी चावल बिक गए। हाँ बहू, लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। दोनों सास बहू बाजार से घर का राशन, कुछ जरूरी सामान और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदती हैं और सामान लेकर अपने घर लौटती हैं। बहू, आज तो मन खुश हो गया, पहली बार हमारे सारे कड़ी चावल बिक गए।
हाँ माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। लगता है हमारे रेलवे स्टेशन की तीखी कड़ी चावल हमारा भाग्य बदलेगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अगले दिन अनीता और शारदा पहले से ज्यादा राशन लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं। अनीता कड़ी चावल बनाती है और शारदा अपनी खास शैली में तीखा तड़का लगाती है। कुछ देर में तड़के की खुशबू पूरे रेलवे स्टेशन पर फैल जाती है। अरे बहन, जल्दी से मेरे टिफिन में 2 प्लेट कड़ी चावल रख दीजिए, मेरे पास खड़े होकर खाने का समय नहीं है। अरे मेरे लिए भी जल्दी निकालिए, मैं तो आपका रोज का ग्राहक हूँ। अरे इन दोनों को देने में ही देर हो जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अरे रुकिए रुकिए, कड़ी चावल तैयारी है, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? 1 मिनट लगेगा, सबको दे देती हूँ। बहू, अगर आज हमने कड़ी चावल बनाने में थोड़ी भी देर कर दी होती तो हमारे ग्राहक लौट जाते। हमारे कड़ी चावल चाहे जितने स्वादिष्ट हो, कोई अपना जरूरी काम थोड़ी छोड़ेगा। माँ जी, बस कुछ दिन और, एक बार हम पैसे कमाने लगे फिर फॉयल की कटोरियाँ खरीद लेंगे, उनमें कड़ी चावल रखकर सीधे बेच देंगे। भीड़ भी नहीं लगेगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। अनीता और शारदा पूर्वे रेलवे स्टेशन पर सास बहू के तीखे कड़ी चावल के नाम से मशहूर हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन शारदा और अनीता प्लेटफॉर्म पर एक दुकान के सामने कड़ी चावल बेच रही होती हैं। आसपास खड़े ग्राहक तीखेपन की वजह से सिसकियां लेते हुए मजे से कड़ी चावल खा रहे होते हैं। मालिक, ये लोग यहाँ भीड़ लगा रहे हैं, हमारी दुकान तो किसी को दिख ही नहीं रही, अभी इन्हें भगाता हूँ। अरे रुक जा बेवकूफ, इन दोनों सास बहू को कभी मत भगाना। इनके कड़ी चावल की वजह से सुबह से हमारी 2 पेटी पानी की बोतलें बिक चुकी हैं और 1 पेटी फ्रूटी भी खत्म हो गई। सच कहूँ तो इनके कड़ी चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। लोग तीखेपन से परेशान हो रहे हैं, फिर भी बार बार खरीद कर खा रहे हैं। इनका फायदा हो रहा है तो हमारा भी फायदा हो रहा है। जो वेंडर पहले अनीता और शारदा को अपने आसपास खड़ा होने भी नहीं देना चाहते थे, अब वही उन्हें अपनी दुकानों के पास बैठने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उनके कड़ी चावल की वजह से आसपास की दुकानों की बिक्री भी बढ़ने लगती है। लेकिन एक दिन कुछ शराबी युवक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। वहीं सभी की नजरें अनीता और शारदा पर टिक जाती हैं। मम्मी जी, मुझे तो डर लग रहा है, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। कहीं इनकी नजर हमारे पैसों पर तो नहीं है? नहीं बहू, इनकी नजर पैसों पर नहीं है, हम पर है, और अभी डरने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, नहीं तो इस गरम कड़छी से चेहरा जला दूंगी। अरे अभी तक यहीं खड़े हो, रुको, ट्रेन आने दो, तुम्हें ट्रेन के सामने ही फेंक दूंगी। मनहूस हो, मेरी बहू को घूरते हो। अनीता और शारदा की हिम्मत देखकर शराबी युवक वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी गंदी निगाहों का डर दोनों सास बहू के मन में बैठ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाले कई लोग अनीता के निकले हुए पेट को देखकर कुछ लोग मां बनने वाली अनीता को शुभकामनाएं देते हैं तो कुछ लोग ताने भी मारते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अनीता एक सुंदर बच्ची को जन्म देती है। अरे मेरी गुड़िया, जल्दी बड़ी हो जा, दादी तुझे खूब सारे खिलौने दिलाएगी। माँ जी देखिए ना, कैसे छोटी छोटी आंखें खोलकर हमें देख रही है। अरे इसकी आंखें बिल्कुल इसके पापा पर गई है, वही मासूम चेहरा है। शारदा बच्ची को गोद में लेकर धीरे धीरे खिलाने लगती है। तभी बच्ची शारदा की उंगली पकड़ लेती है। अरे वाह, इतनी सी उम्र में दादी की उंगली पकड़ ली। काश आज अरुण और पापा जी भी होते। अरुण और उसके दादाजी नहीं हुए तो क्या हुआ, उनके ही रूप में भगवान ने तुझे लक्ष्मी दी है। अब देखना, बहुत जल्द हम अपना घर भी खरीद लेंगे और हमारे तीखे कड़ी चावल और बुलंदियों पर जाएंगे। लगातार मेहनत, ग्राहकों के प्यार और अपने तीखे कड़ी चावल के दम पर अनीता और शारदा अच्छी कमाई करने लगती हैं। और फिर एक दिन दोनों सास बहू अपने पुराने घर को वापस खरीदने धनंजय के पास पहुंचती हैं। धनंजय जी, हम अपना पुराना घर वापस खरीदना चाहते हैं। उस बात को तो लगभग 1 साल हो गया है। आज उस घर की कीमत 30 लाख रुपए है। अगर घर वापस लेना है तो 30 लाख रुपए देने होंगे। हमें मंजूर है, उस घर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है, हमारी पूरी जिंदगी जुड़ी है। अनीता और शारदा 30 लाख रुपए देकर अपना पुराना घर वापस खरीद लेती हैं, जिसके बाद दोनों एक स्कूटी भी खरीद लेती हैं ताकि रेलवे स्टेशन आने जाने में आसानी हो सके। बहू, अब तो हमारे रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान भी है और अपना घर भी वापस मिल गया है। अब पहले जैसी तकलीफ नहीं होगी। बहू, अब तू घर में रहकर अपनी बच्ची का ध्यान रख, मैं दुकान संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और हमारी छोटी सी आराधना भी हमारे साथ चलेगी। शारदा स्कूटी पर अपनी गोद में छोटी सी आराधना को लेकर बैठती है। फिर अनीता स्कूटी चलाकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां पहुंचकर अनीता आराधना को अपने सीने से कपड़े की मदद से बांध लेती है और अपनी दुकान खोलती है। दुकान खुलते ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। वहीं शारदा रेलवे स्टेशन पर मौजूद अपनी अलग अलग दुकानों और व्यवस्थाओं को देखने निकल जाती है। तभी एक रिपोर्टर माइक लेकर अनीता के पास आता है। बताइए, बिना किसी मर्द के सहारे गर्भावस्था में इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी
आप दोनों सास बहू ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया? हौसले से, मेहनत से और एक दूसरे के सहारे से। जब मैं हार मानने लगती थी तब मेरी सास मुझे हिम्मत देती थी, और जब माजी टूटने लगती थी तब मैं उन्हें संभालती थी। हर औरत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर वो ठान ले तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हरा सके, और चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, अगर हिम्मत ना छोड़ो तो अपने दम पर कामयाब हो सकती है।